जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। नई जनरेशन के बच्चे तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं। हमारे देश में बड़े मशहूर पहलवान हुआ करते थे दारा सिंह। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, लेकिन उनकी पहलवानी की पूरे विश्व में धाक थी। और उनका एक छोटे भाई थे जिनका नाम था रंधावा। तो दारा सिंह कभी कोई कुश्ती हारे नहीं थे। तो उनके समय में होता क्या था कि जब भी उन्हें कोई चुनौती देता था पहलवान विश्व का या भारतवर्ष का किसी भी कोने का, तो दारा सिंह कहते थे कि मेरे से लड़ने से पहले छोटे भाई रंधावा से लड़ो। अगर तुमने रंधावा को हरा दिया तो मुझसे लड़ने आना। माने तुम मेरे कद के नहीं हो, मुझसे लड़ने की तुम्हारी स्थिति नहीं है, पहले मेरे छोटे भाई को हराओ, अगर हरा दिया तो मुझसे लड़ने आना। तो ज्यादातर पहलवान जो आते थे वो रंधावा से लड़ते थे, रंधावा से लड़के हार जाते थे। लेकिन जो बचते थे रंधावा को अगर उन्होंने हरा दिया तो दारा सिंह से लड़ने जाते थे और दारा सिंह उठा के उनको पटक देते थे। ये दारा सिंह का इतिहास था। अब आखिर ये किस्सा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं किस्सा इसलिए सुना रहा हूं कि आज के तारीख में जो आज तक का सबसे भयंकर छात्र आंदोलन जो हम लोग देख रहे हैं जनजी का, उस आंदोलन में मेरे ख्याल से इसी प्रकार के कुछ राजनीतिक घटनाएं घट रही। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी युवा है, और क्योंकि युवा अपने माता पिता पे आश्रित रहता है और जब तक वो जजी होता है माता पिता से बहुत प्यार करता है, माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है चीजें बदलती जाती हैं, लेकिन जजी जो है वो अपने माता पिता के लिए पूरी तरह से समर्पित रहता है और चाहता है अपने माता पिता की तपस्या का फल दे। पिछले 12 साल से ये देखा गया कि बच्चों के रोजगार खत्म हो गए, बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया, सरकारी सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया। और उसके बाद जो नौकरी के विकल्प थे वो बच्चों के धीरे धीरे बंद कर दिए गए। जैसे राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में बताया, भाई अगर बच्चों के लिए मान लीजिए नौकरी के विकल्प देखने हैं तो विकल्प है कौन कौन से। पहला विकल्प तो यह है कि वो एंटरप्रेन्योर बन जाए, उद्यमी बन जाए, अपने उद्योग शुरू करे। लेकिन अगर अपना उद्योग शुरू करेगा तो ऐसा तो बहुत कम लोग, 1%, आधे % लोग होंगे जो बड़ा उद्योग शुरू कर पाएंगे, जो किसी उद्योगपति फैमिली से आएंगे। छोटा उद्योग शुरू करने के लिए उसे बैंक के सहयोग की भी आवश्यकता होगी, लोन की भी आवश्यकता होगी और हैंड होल्डिंग की भी आवश्यकता होगी। सरकार ने एक तरह से जो बैंक का सारा पैसा है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए एलोकेट कर रखा है और छोटे उद्यमी को बैंक से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। हैंड होल्डिंग की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप में, अच्छा दूसरा, जब एक छोटा बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन से टक्कर लेता है तो बड़े बिजनेस के बाद बहुत सारे एडवांटेजेस है, प्राइस कम करके वो छोटे को बाहर कर सकता है। तो छोटे उद्योगों को जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट न मिले बड़े उद्योगपतियों से वो टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन पिछले 12 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों को आगे बढ़ाया गया। राष्ट्रीय सेठ हैं, अडानी जी हैं, अंबानी जी, उनको आगे बढ़ाया गया, सस्ती दरों पे उनको जमीन दी गई, उन्होंने शेयर मार्केट से पैसा उठाया, लोन भी उनको मिला। और उसके बाद बड़ी साइज होने की वजह से और छोटे उद्यमियों को हैंड होल्डिंग न होने की वजह से उनकी तूती बोलने लगी। तो जो एक उद्यमी बनने का विकल्प था युवा जनता के पास, जनजी के पास, वो बंद हो गया। इसके बाद दूसरा विकल्प था कि आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जब एमएसएमई खत्म हो गया, छोटा उद्यमी खत्म हो गया, जो रोजगार ज्यादा पैदा करता है। बड़ा उद्योग जो है पूंजी जाते चाहता है, लेकिन पूंजी की तुलना में उसमें रोजगार नहीं मिलता। भाई 1 लाख टन पर डे की यूनिट अगर स्टील की लगेगी तो उसमें लोग कम लगेंगे, लेकिन अगर 1,000 टन पर डे की यूनिट लगेगी तो उसमें मजदूरों की और संख्या ज्यादा होगी। बड़ी यूनिट जो है वो ज्यादा मॉडर्न मशीन पे डिपेंडेंट होती हैं, छोटे जो उद्योग होते हैं वो हाथ के कारीगरी पे ज्यादा निर्भर करते हैं। तो भारत जैसे देश में जहां रोजगार की ज्यादा आवश्यकता है, बड़े उद्योगों को बढ़ाना और छोटे उद्योगों को घटाना, ये एक प्रकार से वो विकल्प भी बंद हो गया। तीसरा विकल्प था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। आप जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मिक्स्ड इकोनॉमी दी थी,
जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी उद्यम भी होंगे और प्राइवेट उद्यम भी होंगे और आपस में भी कॉम्पीट करेंगे, जिससे कि कंपटीशन होगा, दाम कम होंगे और जनता को फायदा होगा। धीरे धीरे पिछले 12 साल में जो ये सार्वजनिक उद्योग थे इनको बंद किया गया और चीजों को प्राइवेटाइज किया गया और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया। तो यहां भी एक विकल्प खत्म हो गया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। और सरकारी यूनिट्स में नौकरी के लिए अगर सरकारी उद्यमी के जो वहां पे अधिकारी बैठे हुए हैं वो सरकार से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से गठजोड़ कर लें और वहां पे भी सरकारी नौकरी के लिए पेपर लीक होने लगे और कंपटीशन में फेयरनेस न रहे, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोगों को ही केवल उसमें घुसने का अवसर मिले, बाकी को न मिले, तो मारी मारे के बच्चों के पास विकल्प खत्म हो गए। तो एक तो हमने आकांक्षाएं जगा दी अपनी युवा पीढ़ी की और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात सुना के कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बनेगा। अब बच्चे पढ़ने लगे, माँ बाप भी पढ़ाने लगे कि भाई हमने तो जैसे मेहनत मजदूरी की, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख के ये मेहनत मजदूरी ना करें। अब ज्यादा लोग पढ़ने लगे, जब ज्यादा लोग पढ़ने लगे तो रोजगार की ज्यादा आवश्यकता हुई और इधर उद्यमी बनने के विकल्प भी बंद कर दिए गए, सरकारी नौकरी के विकल्प भी बंद कर दिए गए, सार्वजनिक उद्योग में प्रवेश भी कर दिया गया, तो बच्चे बदहावत हो गए। और जो ये पेपर लीक की परंपरा शुरू हुई और पेपर लीक होने के बाद कोई दंडित ना हो इसके वजह से हुई, तो बच्चों में फ्रस्ट्रेशन था, जो गुबार था वो भरा हुआ था, वो किसानों में भरा हुआ था, युवाओं में भरा हुआ था, हर वर्ग में भरा हुआ था, लेकिन एक डर का वातावरण था। और डर के वातावरण में क्योंकि न्यायालय हों, राजनीतिज्ञ हों, प्रशासनिक अधिकारी हों, उद्योगपति हों, इनका गठजोड़ बन गया था और ये बड़ा मजबूत गठजोड़ था। तो हर वर्ग नाराज होने के बावजूद डर के मारे स्तुतिगान सरकार का करता रहता था। लेकिन इस बार जब पेपर लीक हुआ और उसके बाद बच्चों का क्रोध भड़का, उसमें भी देखिए कई स्टेजेस में आंदोलन आगे बढ़ा। जंतर मंतर से आंदोलन शुरू हुआ, पहले अभिजीत दीपिके ने शुरू किया, उसकी शुरुआत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शुरू करवाई। फिर उसमें सोनम वांगचुक साहब आए, सोनम वांगचुक साहब भूख हड़ताल में बैठे, वामपंथी बच्चे भी भूख हड़ताल में बैठे। उसके बाद सोनम वांगचुक साहब को उठा लिया गया, फिर उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उनको वेदांता ले जाया गया, फिर उन्होंने भूख हड़ताल तोड़ दी। लेकिन असली जो विषय है डिस्कशन का वो ये है, जो मैंने शुरू में आपको सुनाया था कि दारा सिंह से लड़ने से पहले दारा सिंह कहते थे पहले रंधावा से लड़ो, अगर जीत गए तो मेरे पास लड़ने आना। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने एक रंधावा पैदा कर लिया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हमसे तो बाद में लड़ना, पहले तुम हमारी बी टीम से लड़ो। अब बी टीम किसको कहा गया, क्यों कहा गया? क्योंकि आपको पता है कुछ महीने पहले सोनम वांगचुक साहब को जो गांधीवादी नेता हैं जिन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पदयात्रा की थी और गांधीवादी हैं, उन्हें बिना वजह एनएसए में बंद करके 6 महीने तक जोधपुर की जेल में रखा गया। बड़ा कष्ट हुआ, उन्हें होना भी था, लद्दाख के आदमी को जोधपुर की जेल में गर्मी में रख दिया। लेकिन अचानक सरकारी वकील खड़े हुए कोर्ट में, उन्होंने कोई जिरह नहीं की और सोनम वांगचुक साहब छूट गए। अब ये प्रश्न उठा कि सोनम वांगचुक साहब को बंद क्यों किया था और छोड़ क्यों दिया? भाई अगर सबूत थे तो बंद रखते और नहीं सबूत थे तो बंद क्यों किया था? लेकिन सोनम वांगचुक साहब को छोड़ दिया गया। इसके बाद यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी और उसके बाद इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी बाहर हो गई, बाकी विपक्षी दल बाहर नहीं हुए, सारे अभी भी तक साथ हैं, एनसीपी हो, शिवसेना हो, बाकी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी बाहर हो गई। तो एक आम आदमी पार्टी बाहर हो गई और एक सोनम वांगचुक बाहर हो गए। अच्छा, सरकार को यह आभास हो चुका था कि बच्चों के अंदर रोष है, समाज के अंदर रोष है। अब इस रोष को बाहर निकाल के लोगों के आक्रोश को कम कैसे किया जाए और ऐसा भी ना हो कि दारा सिंह भी हार जाए और रंधावा भी हार जाए। तो एक आंदोलन जो किया गया वो शुरुआत की गई कि इसका एडवांटेज इंडिया गठबंधन ले जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने कहा कि जो लोग बेरोजगार हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठते हैं, इंटरनेट पे बैठते हैं, वो कॉकरोच हैं। फिर एक अभिजीत दीपिके जो अमेरिका में थे, उन्होंने
कहा मैं भी कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, भारतवर्ष के अंदर आए और उन्होंने ध्रुव राठी के कहने पे विजेता दहिया को अपने साथ दिया और पुराने आम आदमी पार्टी के 2 सदस्यों अभिजीत ये अपना आशुतोष रंका और सौरभ दास को लिया और अभिजीत दीपिके आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। चलिए वो भी कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी किसी के साथ संबंध रह सकता है, होना भी चाहिए। बच्चों को राजनीति में सामाजिक विषयों पे रुचि लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पहले तो चरण में अभिजीत दीपिके स्ट्राइक पे बैठे, बहुत ज्यादा जंतर मंतर में उन्हें अट्रैक्शन नहीं मिला। फिर सोनम वांगचुक साहब बैठे भूख हड़ताल पे, तब भी बहुत ज्यादा नहीं मिला। फिर 20 तारीख की कॉल दी गई, अचानक बहुत सारे लोग आ गए, इस वजह से भी आ गए कि सोनम वांगचुक साहब को पुलिस उठा के ले गई सफदरजंग और उनकी 22-23 दिन तक भूख हड़ताल चलती रही और इधर नेहा बोरा और बाकी वामपंथी बच्चों की भी चलती रही। तो जंतर मंतर के जो आंदोलन की मुख्य शान थी वो वामपंथी बच्चे थे, एसएफआई, आयसा और केवाईएस वाले। लेकिन सारा जो फोकस था वो सोनम वांगचुक पे था। और सोनम वांगचुक पे फोकस क्यों था? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की ए टीम भी चाहती थी और बी टीम भी चाहती थी। और कहीं इसका संबंध वो तो नहीं है कि जब उन्हें बंद किया गया, एनएसए में भी छोड़ दिया गया, कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हुई। कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग बीजेपी की बी टीम से तो नहीं हुई कि आप इंडिया गठबंधन से अलग हो जाइए और उसके बाद हमारी मदद कीजिए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आपको पता है झारखंड के अंदर भी हेमंत सोरेन को भी ऑफर दिया गया था इंडिया गठबंधन छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, जेल भी रहे आए। ये जेल गए लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन छोड़ दिया। अच्छा, अब सारा का सारा जो बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का ध्यान था वो इस बात पे था कि सारा आंदोलन और सारे देश के बच्चों का आक्रोश जो है वो केवल सोनम वांगचुक उसको रिप्रेजेंट करें और कोई ना करे। और उसका पर्दाफाश तब हुआ जब सोनम वांगचुक साहब ने कहा कि राहुल गांधी क्योंकि मेरे आंदोलन में नहीं आ रहे तो इसका फल इन्हें भुगतना पड़ेगा। भाई, राहुल गांधी का आना ना आना, आप ये पॉलिटिकल एक चला रहे हैं, राहुल गांधी अपना अलग आंदोलन चला रहे हैं, आप अलग आंदोलन, हजारों आंदोलन चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। जरूरी थोड़ी एक ही नेता एक ही छत्र के नीचे सब लोग आए। लेकिन उससे कान खड़े हुए। फिर संजय सिंह का स्टेटमेंट, फिर सोनम वांगचुक साहब की पत्नी का स्टेटमेंट, ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने क्यों हड़ताल में बैठे और हल्कापन है और ये उचित नहीं है। मतलब एवरीबॉडी वांटेड कि जो आंदोलन हो उसका केवल एक ही केंद्र हो, वो जंतर मंतर हो और सोनम वांगचुक साहब के अंडर में हो। अच्छा, यहां तक भी चलिए ठीक था। अच्छा, ये शायद कांग्रेस समझ गई थी ये खेल, तो उन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को तो भेजा, अपना रेजोल्यूशन तो भेजा कि हम जंतर मंतर के साथ हैं, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी नहीं गए जंतर। अब गए ठीक किया या नहीं गए ठीक किया, वो इस बात से सिद्ध होता है कि जब मेदांता में सोनम वांगचुक रहे तो उनकी वार्ता हुई। मैंने अपोजिशन के एमपी उससे मिलना चाह रहे थे, पुलिस ने उनको मिलने नहीं दिया, लेकिन जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मिले। और सोनम वांगचुक साहब ने जो शुरू में पहले दिन से मांग थी, केवल कांग्रेस जनता पार्टी की भी थी, कांग्रेस की भी थी, सोनम वांगचुक की भी थी, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और अकाउंटेबिलिटी हो। अब जो इन्होंने सोनम वांगचुक ने अपना पत्र जारी किया और उनकी पत्नी ने जो वीडियो जारी किया, उसके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को उन्होंने स्थगित कर दिया और उन्होंने कहा कि एक संसद के अंदर एक डिस्कशन हो जाए और उसका निदान निकाल लिया जाए, कोई एक प्लान बना लिया जाए। और धर्मेंद्र प्रधान के बारे में उन्होंने बात नहीं की और 1 करोड़ रुपए जो जिनकी आत्महत्या हुई है उनके परिवार को दे दिया जाए। और उधर तुरंत मोदी जी ने एक वीडियो जारी कर दिया कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। मतलब ये है कि भाई ठीक है, हम वी आर सीरियस, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट। अरे लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। आज तक जब से ये पेपर लीक के केसेस हुए, आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। कारण क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए या लो ट्रैक कोर्ट बनाइए, कोर्ट में निर्णय होता है जो एविडेंसेस अभियोजन पक्ष प्रस्तुत करता है। और अभियोजन पक्ष कौन है? सरकारी वकील अगर अभियोजन में पक्षी प्रस्तुत नहीं करेगा तो कोर्ट रिहा कर देगा। जैसे आपको पता है 2024 का जो पेपर लीक हुआ, उसमें जो मुखिया जिसको कहा गया था कि ये किंगपिन है, और ये कहा था मोदी जी ने 2 साल के
कोर्ट के बाद निर्णय हो गया और सीबीआई ने भी कह दिया इसका कोई दोष नहीं था। भाई दोष नहीं था तो पेपर लीक कैसे हुआ था, और जिसको मोदी जी ने कहा था कि मुख्य दोषी है। तो अब प्रश्न ये आया कि सोनम वांगचुक को तो एडजस्ट कर लिया बीजेपी ने, जो लगता था पूर्व प्लान था, प्री प्लान्ड था। अच्छा, ये भी सोचा गया था क्योंकि सोनम वांगचुक को मुख्य केंद्र बिंदु बना दिया गया था। सोनम वांगचुक अगर कॉल दे देंगे कि स्ट्राइक हमने खत्म कर दी, जंतर मंतर से हट जाइए, बच्चे हट जाएंगे। लेकिन जंतर मंतर में जो आशुतोष रंका बैठे थे और अभिजीत दीपिके बैठे थे, ये बच्चों के बीच में बैठे थे, उनको बच्चों से टच में थे और देख रहे थे कि बच्चों की भावना इतनी ज्यादा आहत है। और 20 तारीख को जो बच्चों की, लड़के लड़कियों की पिटाई हुई है, उससे और ज्यादा आहत हो गई है। बल्कि 15-15, 16-16 साल के बच्चे दूर दूर से आ गए हैं और ये कह के कि हमारे भाई यहाँ बैठे हैं तो हम कैसे ना आए। माता पिता आ गए हैं और लोगों ने मुंबई से, नागपुर से, पता नहीं कहां कहां से फ्लाइट लेके आ रहे हैं और बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। बल्कि एक बुजुर्ग का, कपल का मैंने इंटरव्यू देखा, जो कह रहे हैं मेरा बेटा लंदन में है और उसने मुझसे फोन से कहा कि मैं लंदन से तो नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन तुम जाओ और दिल्ली जाके जंतर मंतर में लाठी मेरे बिहाफ में खा के आओ। डॉक्टर कपल्स आ रहे हैं कि अपना नर्सिंग होम बंद करके हम, मतलब ऐसा सेंटिमेंटल इशू बन गया ये अब हिंदुस्तान का हर आदमी, और इसका विरोध करना बच्चों का। अच्छा, यही मुश्किल हो गई आशुतोष रंका और अभिजीत दीपिके के सामने कि जनता का, बच्चों का इतना ज्यादा उसमें सहभागिता हो गई जिसको कोई सोच नहीं सकता था। तो जो भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में सरेंडर करेगा वो आउटकास्ट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं सोनम वांगचुक ने जब से ये कॉल दी है कि ये 3 डिमांड मान लीजिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बात नहीं है, तब से उनके ऊपर, जिनको लोग गांधी और अन्ना हजारे की तरह पूछते थे, गांधी को तो खैर अभी भी पूछते हैं, अन्ना हजारे को पूछना बंद कर दिया, उसी प्रकार से अन्ना हजारे की श्रेणी में लोगों ने सोनम वांगचुक को डाल दिया। अब 25 तारीख को कॉल, 24 तारीख को कॉल दे दी कांग्रेस जनता। और ये आशुतोष रंका ने, अभिजीत दीपिके ने कह भी दिया कि नहीं, आंदोलन वापस नहीं होगा। सोनम वांगचुक साहब भूख हड़ताल अच्छा किया, खोल दी, उन्हें भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए थी। लेकिन हम, क्योंकि हजारों लाखों बच्चे पूरे विश्व, हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन बल्कि विश्व में फैल गया, लंदन में, पेरिस में, हर जगह, हर देश के अंदर, सिडनी में, हर जगह हिंदुस्तानी लोग झंडे लेके खड़े हो गए। मोदी जी का सबसे ज्यादा संकट भरा काल है। अब मुश्किल यह हुई, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि आंदोलन का लाभ कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को ना मिले। तो उसके लिए उन्होंने जो सोनम वांगचुक वाला दांव फेर रखा था वो तो फेल हो गया। अच्छा, अभिजीत दीपिके, आशुतोष रंका अभी भी आंदोलन में टिके हुए हैं। और उधर राहुल गांधी जैसे प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठे, फिर कल वो इंडिया गेट जाना चाहते थे, उनको रोक दिया गया, तो वो गांधी जी के जहां उनकी हत्या हुई थी वहां गए। और मतलब एक प्रकार से, और यूथ कांग्रेस एनएसयूआई तो संघर्ष कर ही रही है। तो अब ये आंदोलन बढ़ तो गया और कम होने का, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि किसी तरह से ये बंद हो जाए, वो बंद नहीं हो रहा है। और इसका श्रेय सोनम वांगचुक साहब जो चाह रहे थे कि मुझे मिलेगा और मैं आंदोलन विड्रॉ कर लूंगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से भार हट जाएगा, वो भी संभव नहीं हो रहा है। अच्छा, अब आंदोलन इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि इसे रोकने की क्षमता ना तो राहुल गांधी के पास है, ना अभिजीत दीपिके के पास है। जैसे आपने अगर देखी होगी, एक पुरानी पिक्चर थी सगीना महतो। सगीना महतो में दिलीप कुमार मुख्य पात्र था। वो एक आदिवासी क्षेत्र का बहुत ज्यादा प्रभावशाली समाज सेवी था और जनता उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बिल्कुल सादा आदमी था, आदिवासियों की तरह रहता था और उसकी कोई बहुत ज्यादा अभिलाषा नहीं थी, बिल्कुल बढ़िया नेता था, मतलब कार्यकर्ता था। लोगों की निगाह पड़ी, राजनीतिज्ञों की, उसे कन्विंस किया कि तुम राजनीति में आ जाओ, उसे एमएलए बनवा दिया गया, वो एमएलए बन गया। और जब एमएलए बन गया तो राजधानी जाने लगा, वहां पे विधानसभा जाने लगा, शराब पीने लगा। फिर उसके बाद मानी बात है, जैसी संगत होगी वैसे ही आदमी होगा, विधायकों के साथ बैठेगा तो विधायकों जैसी हरकतें होंगी। और उसके बाद वो भी वही काम करने लगा जो विधायक करते हैं, कमीशन लेने लगा, इलीगल कंस्ट्रक्शन कराने लगा, बिचौलियापन का काम करने लगा और अपनी जनता से कट गया। तो जिस इसको सगीना महतो को गांव वाले इतना ज्यादा, आदिवासी इतना ज्यादा प्यार करते थे, उसके लिए जान छिड़कते थे, उसी गांव वालों ने उसको फांसी पे चढ़ा दी। मतलब पॉइंट यह है कि जब आप बहुत बड़े नेता बनते हैं, बहुत बड़े ब्रांड बन जाते हैं, तो आपके लिए खतरा बहुत बड़ा पैदा हो जाता है कि आप पब्लिक ग्लेयर में आ जाते हैं और उसके बाद आपकी छोटी सी गलती आपको धड़ाम से नीचे गिरा देती है, जो आपने देखा विजेता दहिया के साथ हुआ।
वो भी सलाहकार थे, वो भी मुख्य प्रवक्ता थे, लेकिन वो गए कहीं बर्गर खा रहे थे, वहां किसी बच्चे ने उनसे पूछ लिया और जिस प्रकार उन्होंने जवाब दिया तुरंत कांग्रेस जनता पार्टी ने उनको निकाल दिया। तो व्हेन यू क्लाइंब ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांडिंग, तो आपका अगर एक भी गलत आपने कोई स्टेटमेंट दे दिया, अब बहुत ज्यादा आप फेमस ना हो, बहुत ज्यादा पॉपुलर ना हो तो कोई समस्या नहीं होती, लोग आपको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक मतलब कोई बात राहुल गांधी कर दें या मोदी जी कर दें तो वो ज्यादा पब्लिक ग्लेयर में रहता है, कैमरा एक एक एंगल उनका आंख का देखता रहता है, तो आपके नीचे गिरने की भी बहुत ज्यादा संभावना होती है। अब वही आज की तारीख में हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन भी हाथ से निकल गया और आम आदमी पार्टी जो उनकी भीड़ भी थी उनके हाथ से भी आंदोलन निकल गया, क्योंकि सोनम वांगचुक रिलेवेंट हो गए और आशुतोष रंका और अभिजीत दीपी के आंदोलन वापस करने की स्थिति में नहीं है और आंदोलन बढ़ चुका है, पूरे हिंदुस्तान में बढ़ चुका है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ए टीम भी मुश्किल में है, बी टीम भी मुश्किल है। और ये भी बात समझ में आ रही है राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए थे, हालांकि उन्होंने अपने 2 एमपी भेजे थे और खड़गे साहब का लेटर भी चला गया था और राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि हम जंतर मंतर के आंदोलन के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं। बच्चों के साथ तो देखिए आज की तारीख में हर आदमी है, युवाओं के साथ तो हर आदमी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लिए उस आदमी का साथ दिया जाए जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दी, कि सब लोगों ने उससे आशा की थी और सब लोगों ने उसका एक प्रकार से सम्मान किया था और उसका समर्थन किया था। वो जो मुख्य डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, उससे हट जाए। लेकिन देखिए अभी तो शतरंज का खेल चल रहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी के स्लीव्स में कोई ना कोई ऐसा कार्ड होगा जो वो निकालेंगे। अब क्या होता है, कहीं दंगा होता है या कहीं पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कहीं टेररिस्ट अटैक होता है या भगवान न करे ऐसा हो, तो फिर शायद लेकिन भारतीय जनता आसानी से तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा नहीं लेगी। और जैसे अब लोग अमित शाह और मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं वो भी शायद कम है, लेकिन बच्चों पे जो अत्याचार हो रहा है और अभी भी हो रहा है, और जिस प्रकार से कनॉट प्लेस की सारी दुकानें 5:30 बजे बंद करा दी गई, सारे मेट्रो स्टेशन बंद करा दिए गए और बख्तरबंद गाड़ियां वहां घूम रही हैं, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं बच्चों पे अत्याचार जितना ज्यादा बढ़ाएंगे आंदोलन उतना ज्यादा बढ़ेगा और विश्व में हमारी प्रतिष्ठा गिरेगी। कृपा करके ऐसा न करें, बच्चों से वार्तालाप करें, जो उनकी डिमांड है उसको मान लें और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर दें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।